हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने अंतिम वीडियो में कक्षा 8वीं के भूगोल के प्रथम अध्याय को पूर्ण किया था। आज बात करेंगे दूसरे अध्याय की। आप लोगों ने प्रथम अध्याय में पढ़ा संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में, और साथ में ही सतत पोषणीय विकास के बारे में। इस अध्याय में हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से मुख्य बातें शामिल हैं। आप अध्याय का शीर्षक जो देखते हैं, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, इन 5 के बारे में हम इस अध्याय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भूमि की। आप लोग कक्षा 6वीं से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% भाग में भूमि है। पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हम पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते थे। रही बात 29% भूमि भाग की, इस भूमि भाग में पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान, रेगिस्तान आदि प्रदेश भी इसमें शामिल है। अब ये जो 29% भाग में भूमि है, अगर हम उसे 100% में बदल देते हैं तो हमें कुछ इस तरह से जानकारी मिलती है। दुनिया की जो 90% जनसंख्या है वो 30% भूमि भाग पर रहती है और 70% जो भूमि भाग है वहाँ पर दुनिया की 10% जनसंख्या रहती है। ऐसा क्यों हुआ? 90% जनसंख्या रहती है, वो भूमि का जो प्रदेश है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊपन वाला हो सकता है। मनुष्य की ज़रूरत जहाँ पर आराम से पूरी हो सकती है, ऐसे वो प्रदेश होंगे, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। और जहाँ पर कम दिखाई देती है वो भी प्रदेश की आकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ अलग हो सकती है। पहाड़ी इलाके हो सकते हैं, पठारी इलाके हो सकते हैं, रेगिस्तान हो सकता है और उपजाऊ क्षेत्र हो सकता है। पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा प्रदेश हो सकता है। परिणाम वहाँ पर जनसंख्या थोड़ी बहुत ज़्यादा, कहीं भाग में कम है, कहीं पर बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो बात आती है हमारी, ये जो जनसंख्या है कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, किन किन कारकों से होती है। हमारा आगे वाला जो बिंदु है उसी पर आधारित है। जनसंख्या का वितरण असमान होने के मुख्य कारक, मुख्य 6 कारक है बच्चों। उसमें पहला है उबड़ खाबड़ स्थलाकृति। वो प्रदेश मैदान वाला भाग है, पर्वत वाला भाग है या पठार वाला भाग है, उसके आधार पर जनसंख्या ज़्यादा या कम हो सकती है। दूसरा है पर्वतों के तीव्र ढाल। पर्वतों की कैसी ढलान है, तीव्र ढलान है, सामान्य ढलान है, उसके आधार पर जनसंख्या वहाँ पर रहना पसंद करती है। थर्ड है जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, जहाँ पर बाढ़ बहुत बार आती है, बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जैसे हम जानते हैं बिहार, असम वाले कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ पर नदी में बाढ़ आने के बाद बाढ़ का पानी 5-5, 6-6 दिन तक कंटिन्यू फैला रहता है। चौथा है मरुस्थल क्षेत्र। वो ऐसे प्रदेश है जहाँ पर विषम जलवायु है, दिन में भयंकर गर्मी
और रात में भयंकर ठंड का एहसास होता है। पानी बिल्कुल नहीं के बराबर प्राप्त होता है। तो ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा कम रहना पसंद करती है। सघन वन क्षेत्र एक ऐसा प्रदेश जहाँ बहुत ही बड़े घने जंगल हैं। अगर हम विषुववृत्त की बात करते हैं, 0 अक्षांश वृत्त की, वो ऐसा एक प्रदेश है जहाँ पर घने जंगल हैं, जहाँ मनुष्य का जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और अंतिम जो बिंदु है हमारा, उर्वर मैदानों, कृषि युक्त भूमि, यहाँ पर दुनिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। पॉइंट में पहला जो है उर्वर मैदान, फलद्रुप मैदान है। नदियों ने अपने जो बाढ़ का जो मैदान बनाया है, उसके आधार पर इलाका बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ की दृष्टि से समृद्ध है। परिणाम यहाँ पर इजीली बहुत ही कम मेहनत में बहुत अच्छी कृषि होती है। मैदानी प्रदेश है, यातायात इनकी भी अच्छी सुविधाएं हैं। इन सब की वजह से यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम भारत में आते हैं इन 6 बिंदुओं के आधार पर, तो भारत का उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिन जनसंख्या है। वजह तो कि इस इलाके में गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनने वाला उपजाऊ मैदान है। तो सामने हमारा राजस्थान, उसका पश्चिमी भाग, जहाँ पर बहुत बड़ा मरुस्थल है, जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय महामरुस्थल। वहाँ पर जनसंख्या इन मैदानी प्रदेशों की कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है। हमारा अगला बिंदु जो है वो है भूमि का उपयोग। जमीन हमें किस किस काम में आती है। आप में से बहुत सारे बच्चों के माता पिता खेती करते होंगे। तो पहला जो उपयोग है वो है कृषि। कृषि संबंधी जो भी क्रियाकलाप है वो हम भूमि पर करते हैं। सेकंड है वानिकी, मतलब वृक्षारोपण, जंगलों को ज़्यादा बढ़ाना। तीसरा है खनन। ये बिंदु खनिज संसाधन के साथ जुड़ा हुआ है। चौथा है सड़क, रास्ते बनाने के लिए जमीन हमें उपयोगी बनती है। इसमें सड़क मार्ग, रेल मार्ग ये सब शामिल हो जाते हैं। और सबसे अहम है लास्ट बार हमारा 5वां बिंदु, वो है उद्योगों की स्थापना। ये भूमि हमें इतने में 5 बिंदु के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी बनती है और उन्हीं के आधार पर हम हमारा विकास कर सकते हैं।